गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लास है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें एक दिन मतलब वन डे एग्जाम होता है, मैथ्स का क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपका जेई हो गया और आपका आरपीएफ एसआई हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह से प्राप्त संख्या मूल्य संख्या का 64 कम है, तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन डाटा जो है इजी है, तो आप क्या कीजिए कि ए बी फॉर्मूला भी आप फास्टली लगा सकते हैं। ए बी फॉर्मूला बोलता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू लीजिएगा, 20% घटाया जा रहा है तो -20, और बी का वैल्यू +15 बढ़ाया जा रहा है 15, तो +15 ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की जगह पे -20 रखेंगे और बी की जगह पे +15, तो -20 + 15 हो गया और माइनस प्लस माइनस होगा, तो 20 × 15 बटा में 100 कर दीजिए। तो 20 × 5 = 100, ये 5 से कटा और ये इसको कटाइएगा तो 3 मर्त में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -5 और -3, डेट मीन्स -8। यानी कि माइनस का मतलब कि घट रहा है -8%, और -8% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बाबू, 64 दिया हुआ है, तो 64 कर देंगे। तो पूछ रहा है लास्ट में कि मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 8% का वैल्यू आपका 64 है, तो 1% का वैल्यू आप कहिएगा कि 8 है, तो आपका 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया 800। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a + b + c का वैल्यू 14 दिया हुआ है, और इसके बाद ab + bc + ca का वैल्यू कितना दिया हुआ, 47 दिया हुआ है। तो abc का वैल्यू 15 है, तो कह रहा है कि aq + bq + cq का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला होता है aq + bq + cq - 3abc। इसका फॉर्मूला होता है आपका यह है कि a + b + c, a + b + c, इसके बाद इनटू होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो यहाँ पे तो aq + bq + cq का वैल्यू पूछ रहा है। abc का वैल्यू दिया हुआ है, a + b + c दिया हुआ है, और ab + bc + ca का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन a² + b² + c² का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, a² + b² + c² का वैल्यू कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका होगा a² + b² + c² प्लस 2 of ab + bc + ca। यहां पे क्या होगा, ab + bc + ca। क्लियर है? तो a + b + c का वैल्यू दिया हुआ 14, तो 14 का I² कीजिएगा आप, 14 का I² कितना हो जाएगा, 196, और a² + b² + c² हमको निकालना ही है, और +2 × ab + bc + ca का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, ab + bc + ca का वैल्यू दिया हुआ 47। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि a² + b² + c² का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। 196 में से आप घटा दीजिए कितना, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 94 आप घटाइएगा 196 में से, तो कितना हो जाएगा, 102 आपका हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमको ये वैल्यू निकालना है aq + bq + cq। तो हम 3abc को हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, +3abc, और प्लस आपका दिया हुआ है a + b + c इंटू क्या दिया हुआ है, a² + b² + c² - ab - bc - ca। क्लियर है? तो abc का वैल्यू कितना दिया हुआ है, abc का वैल्यू दिया हुआ 15, तो 15 × 45 ये हो जाएगा, और प्लस a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है कितना बाबू, a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है 14, 14 इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आया मेरा 102 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू है 47, तो 47 इसमें से अब घटा दे 47 48 49 50, ये 55 हो जाएगा, ये 45 15 या 45 प्लस 14 इंटू 55, क्लियर। तो 45 14 50 70, हाथ में लगा 7, 14 50 70 7 77, आप इसको ऐड कीजिए 45 प्लस 770, तो आपका कितना हो जाएगा 815 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप इसको नोट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला पे वैल्यू हम पुट करके निकाले हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विनोद जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता है तो 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। अगर 30 के हिसाब से चलता है तो 5 मिनट की देरी करता है, और इसके बाद चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए 2-3 मेथड है। देखिए सबसे बेस्ट मेथड है कि 30 के हिसाब से चल रहा है और एक बार 40 के हिसाब से चल रहा है, तो हम चाल का क्या करते हैं बाबू, चाल का हम अनुपात निकाल लेते हैं। पहले मान लीजिए कि 3 के हिसाब से चल रहा है और अब जो है 4 के हिसाब से चल रहा है, तो अनुपात हो गया 3:4, और टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका रिवर्स होता है, यानी पहले 4 यूनिट टाइम लगता था तो अब लगेगा 3 यूनिट। यहाँ पे चाल ऑटोमेटिक बढ़ रहा है तो टाइमिंग क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट कम हो रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू हम करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 3 के हिसाब से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी करता था, और 40 के हिसाब से चल रहा है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो डिफरेंस कितना है, 5 मिनट देरी कर रहा है, 3 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 5 3 8। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8 मिनट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 8 मिनट हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम 4 का वैल्यू निकालते हैं, तो 8 चौके 32 मिनट हो गया, यानी पहले उसको टाइमिंग लगता था 32 मिनट। तो यहां पे आप क्या कीजिए, डिस्टेंस निकालने के लिए होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना था, पहले 30 था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम लग रहा है कितना, 32 मिनट। तो ये मिनट है तो इसको हम घंटा में चेंज करते हैं, और घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 30 दूनी 7 और 2 से इसको काटिएगा 32 को, तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है, किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 26 है और BC का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, आधार का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पे ऊंचाई निकाल देंगे और यही फॉर्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ से हम एरिया निकाल देंगे। जैसे ये ABC ट्रायंगल है समद्विबाहु, जिसमें ये साइड AB और AC बराबर है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, क्लियर है। और BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं M, ठीक है। तो अब आप लोग को पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया AMC, क्लियर है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट आपको पता है, ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 5 को 10 में कीजिए, इसको 24 कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो ये हाइपोटेनस आपका 26 दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है 10, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, रूट ओवर 26 स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर दैट मीन्स आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा,
24 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676, और 676 में से आप 100 को घटाइएगा तो 576 होता है, और 576 का रूट आपका आता है 24। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ट्रिपलेट याद रखिएगा, 5 12 13, और 5 से 2 मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो 10 24 26 भी ये ट्रिपलेट होता है। तो इस हिसाब से ये आपका एच का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे कि एच का वैल्यू आपका आ गया 24, एच बराबर आ गया 24। चलिए अब इसके बाद आते हैं फॉर्मूला पे। आपका एरिया जो होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका कितना है 20 है, और ऊंचाई कितना है 24 है। 2 से 2 काट दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी क्यू आर का औसत भार कितना है 58 kg है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 kg है और क्यू और आर का औसत भार 48 kg है तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल भार पी और क्यू आर का औसत दिया हुआ है आपका 58, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कैसे निकालोगे, 3 इंटू 58 करेंगे, यानी कि औसत इंटू संख्या करते हैं। तो यहां से आपका P प्लस Q प्लस R कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 58। क्लियर है। तो आपका कितना होगा 18 के 24, 2 25 15 16 17 174 kg आपका आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है P प्लस क्यू का औसत कितना दिया हुआ है, P प्लस क्यू का औसत दिया हुआ है 54। तो 54 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, तो P प्लस क्यू का 54 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108। और इसके बाद क्या कह रहा है Q प्लस आर का औसत 48 है, Q प्लस आर का औसत 48 है, तो 48 इंटू 2 कीजिएगा तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में लगा ले, 4 दूनी 8 1 9। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कीजिएगा ना, तो देखिए P प्लस 2 Q प्लस आर होगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा P प्लस 2Q प्लस आर, और इधर ऐड कीजिएगा तो 6 दूनी 12 13 14 के 4, हाथ में लगा 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 204। क्लियर है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्यू का भार क्या होगा, तो क्यू का भार कैसे निकालेंगे, 204 में से हम घटा देंगे 174। ठीक है, देखिए यहाँ पे P प्लस 2Q प्लस आर है, और इसमें से P प्लस क्यू प्लस आर घटाएंगे तो Q बचेगा। तो हम क्या करेंगे 204 में से आप 174 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 30 kg। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि राजकुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED खरीदी, टीवी सेट खरीदा। उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। क्लियर है। एक को कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 15% की हानि पे बेच रहा है। तो कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। और दोनों जो LED टीवी खरीदा है दोनों का मिलाकर के क्रय मूल्य आपका कितना है 41,000 रुपया है। तो देखिए मान लेते हैं कि 41,000 रुपया दोनों का है। ठीक है, एक का क्रय मूल्य x मान लेते हैं और दूसरे का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 41,000 रुपया दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर कर रहा है कि अगर पहले का क्रय मूल्य अगर x रुपया है और अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा x का 120%। ठीक है, आप करते हो ना सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखते हो, CP क्रय मूल्य इंटू अगर 20% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 20 बाई 100 करते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर x जो है क्रय मूल्य है तो x का 120 बाई 100 पहले का विक्रय मूल्य हो गया इस, और ये बराबर है दूसरे का विक्रय मूल्य के, यानी कि y के 15% की हानि हो रही है, यानी y का 85% पे बेच रहा है। तो पहले का विक्रय मूल्य ये बराबर दूसरे का विक्रय मूल्य, यहाँ से 100 से 100 कट जा रहा है, तेरी x बाई वाई का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 85 बाई 120। 5 से कटाइएगा तो 17 × 5 = 85 और ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 24। क्लियर है। यानी
रेशियो में आ गया। पहले वाले एलईडी टीवी का अगर क्रय मूल्य 17 यूनिट था तो दूसरे वाले एलईडी टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 24 यूनिट। दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 17 और 24 41, और 41 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 41,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। तो 17 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 17,000, यानी पहले वाला एलईडी टीवी का क्रय मूल्य था 17,000 और दूसरे वाले एलईडी टीवी का क्रय मूल्य था 24 यूनिट, दैट मीन्स 24,000। यहां तक तो आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्रय मूल्य आपका टोटल था 41,000, ठीक है, और यहां पे हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। पहले वाला का विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्रय मूल्य है 17,000, 17,000 का 120%, और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 24,000 का 85%। 0 से 0 कटेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 204, और ये भी 204 आ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0080,408, यानी सेलिंग प्राइस आपका हो गया है कितना, 40,800, और सीपी हो गया 41,000, यानी आपको लॉस लग रहा है। सेलिंग प्राइस तो कम है और सीपी क्रय मूल्य ज्यादा है, तो आपको कितना का हानि हो गया, हानि आपका हो गया सीपी माइनस एसपी। सीपी है आपका 41,000 में से आप क्या करोगे, 40,800 घटा दोगे तो आपका 200 रुपये की हानि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन इसमें सेट किए हुए हैं हर टॉपिक का सारे टाइप को इंक्लूड करते हुए इसको इस सेशन को हम जो है सेट किए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 288 और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 16। देखिए आपका एसीएफ दिया हुआ है, एसीएफ दिया हुआ है कितना 16, तो हम संख्या मान लेते हैं x इक्वल टू मान लेंगे, दो संख्या जो मानना है तो हम संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या पहली संख्या को 16x मानेंगे और दूसरी संख्या को हम मानेंगे 16y। देखिए 16x और 16y का आपका महत्तम समापवर्तक कितना, दोनों में क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, तो पहली संख्या मान लिए 16x और दूसरी संख्या मान लिए 16y। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 288 दिया है, दैट मीन्स 16x प्लस 16y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 288। तो यहां से आपका ये है x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 288 को डिवाइड कर देंगे 16 से तो ये 18 मर्त में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका x प्लस वाई का वैल्यू 18 आ गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया बाबू, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 18 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितने युग में बनाए जा सकते हैं, तो देखिए युग में कैसे बनाएंगे, 18 है x प्लस वाई का, तो x का वैल्यू हम अगर 1 मानते हैं तो y का वैल्यू कितना मानेंगे 17। उसी तरह से अगर x का वैल्यू 2 मानते हैं तो y का वैल्यू कितना मानेंगे 16। उसी तरह से 3 मानते हैं तो 15। क्लियर, आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं, इतना डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए हम एक बार बता देते हैं, एक लेंगे तो 17 y का वैल्यू लेंगे, अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 16 लेंगे, अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 15 होगा। उसी तरह से अगर x 4 लेंगे तो y आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और अगर ये 5 लेंगे, ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, अगर 6 लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, अगर ये 7 लेते हैं तो ये 11, और ये अगर 8 लेते हैं तो ये 10। एक बार फिर लेते हैं, एक बार 9 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद अगर हम ये इसको 10 लेते हैं तो ये 11 फिर से रिपीट कर जाएगा, ठीक है। अगर इसको 10 लेते हैं, ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 और 8 रिपीट कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहीं तक हम लेते हैं। अब देखिए वैसे वैल्यू को हम लेते हैं जिसका एचसीएफ जो है 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए हम 1 और 7 लेंगे, ठीक है,
क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ क्या है 1 के बराबर है। 2 और 16 नहीं लेंगे, 2 और 16 का एचसीएफ जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा, इसलिए ये टर्म ये वाला नहीं लेंगे युग्म, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 के बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। 5 और 13 का एचसीएफ क्या होगा 1 के बराबर होगा। 6 और 12 भी नहीं लेंगे क्योंकि एचसीएफ इसका क्या होगा 6 के बराबर होगा। 7 और 11 लेंगे क्योंकि 7 और 11 का एचसीएफ क्या होगा 1 के बराबर होगा। और 8 10 भी नहीं लेंगे, 9 9 भी नहीं लेंगे, ठीक है। और ये तो 10 और 8 फिर से रिपीट कर रहा है, 10 और 8 यहाँ पे हो गया, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है 1 के बराबर नहीं है। तो कितना युग्म हुआ, एक युग्म ये हुआ, दूसरा ये और ये तीसरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। इसको आंसर को इसको नोट कीजिएगा। चलिए देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया राघव को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपया प्राप्त होता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज आप कैसे निकालते हो, तो ब्याज बराबर ऐसा ही बराबर होता है PRT बाई 100। तो टोटल इसको ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज इसको मिल रहा है 4968 रुपया, ठीक है। और पहले मूलधन था आपका कितना 7200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें फाइंड आउट करना है, 3 वर्षों के लिए दे रहा है। और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R है बटा में 100, क्लियर। और प्लस 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है कितना रुपया, ठीक है 8400 रुपया। तो 8400 का 4 इंटू R बाई 100, क्लियर है। आप लोग समझ पाए होंगे। टोटल आपको ब्याज मिला है 4968 रुपया और पहले 7200 रुपया पे 3 साल के लिए दे रहा है और 8400 रुपया को 4 साल के लिए दे रहा है। तो PRT यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी PRT बाई 100 कर दिए, दोनों को ऐड किए तो आपका दिया हुआ था ब्याज 4968। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4968 बराबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 17 21 R प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 को 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 को 32 1 33। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या निकालेंगे 4968 और इसको ऐड कीजिएगा तो 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1, ठीक है 3 1 4 1 5 और ये 5 552 आ गया। तो देखिए ये 9 अर्थ में कटेगा, देखिए ना 9 दूनी 18, ठीक है ऊपर में 8 आएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी का 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि जब पूर्णांक n को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए इसका मेथड जानने का कोशिश मत कीजिएगा, इसका एक ट्रिक बताते हैं और ट्रिक से ही आप बनाइएगा। देखिए n को अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। तो संख्या को ही आप 4 मान लीजिए, ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक है, 4 मान लीजिए। क्लियर हुआ कि अगर n को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको शेषफल बच्चा है 4। तो फिर कह रहा है कि अगर 12n को 9 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने क्या बताया कि n को ही आप 4 मान लीजिए, ठीक है। तो 12 इंटू 4 यानी कि 48। अगर 48 को आप कह रहा है कि 9 से विभाजित कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 9 5 45 यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा, 9 5 45 46 47 48, 3 शेषफल बच रहा है। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्ति में इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ संख्या में हो। उन पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए सकते हैं। मतलब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 24 गो आम का पेड़ है लगाना है और 56 गो सेब का पेड़ लगाना है
और 72 संतरे का पेड़ है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों का एसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल पेड़ पहले निकाल लीजिए कितना है, 24 आम का है, 56 सेव का है और संतरा का कितना है, 72 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, ठीक है, और 7 5 12 13 14 1 15 152। टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, 152 है। चूंकि 24 को आम का कह रहा है, 56 को सेब का कह रहा है और 72 को संतरा का है, तो टोटल पेड़ कितना लगाना है, 152 पेड़ लगाना है। यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या कीजिएगा कि आप एसीएफ निकालिएगा, 24 का, 56 का और 72 का एसीएफ आपका। तो एसीएफ आपका देख रहे हैं कितना होगा, 8 होगा। 8 से तीनों कट जा रहा है, 8 6 9 8 72, 8 से 56 और 8 के 24, यानी एसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो न्यूनतम अगर कहेगा कि कितना होगा, तो उन पंक्तियों का संख्या न्यूनतम निकालना है। तो 152 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा, 19 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 19, 10 का डी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, कह रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम फार्मूला से नहीं बनाएंगे। आप लोग अभी तक तो फार्मूला से बनाना सीखे होंगे। देखिए सबसे इजी मेथड है इसका। कह रहा है कि अगर 1 यूनिट मूलधन था तो कह रहा है 4 सालों के बाद कितना गुना हो जा रहा है, 14,641 बटा में कितना, 10,000, 10,000 गुनी हो जा रहे हैं। अगर हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो कितना, 10,000 को इधर कर देते हैं, 10,000 से 14,641। देखिए आपको जब भी हम सीआई वाला क्वेश्चंस बताया है तो एक ही चीज बताया है कि अगर देखिए 100 से मान लीजिए कि 121 हो गया, यानी मूलधन आपका 100 रुपया था, तो 2 साल में अगर 101 रुपया हो गया, तो हम अगर 2 साल की बात होगी तो इसका रूट निकालेंगे। क्लियर है। दैट मीन्स 10 से 11 बचा, 10 से 11 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना पे, 10 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10% आपका हो गया। उसी तरह से हम अगर ये 4 साल का है तो यहाँ पे क्यूबिक 4 रूट 4 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये 10 से ये 11 के पावर 4 का ये वैल्यू है 14,641। 11 के 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 14,641, यानी 10 से 11 हुआ है तो कितना बढ़ा, तो कहिएगा कि 1 बढ़ा है कितना पे, 10 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, परसेंटेज आर का वैल्यू हो गया 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिएगा, 11 नंबर। इसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है और रेलवे के हर एग्जाम में आपको डीआई से क्वेश्चन रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसलिए हम सारे सेशन में, सारे क्लास में आपको डीआई का क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखिए आकृति को ध्यानपूर्वक देखते तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है कि इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, गणित छात्रों की कुल संख्या 120 है। मतलब टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंटों की संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। सभी विषयों में, यानी इंग्लिश में जितना स्टूडेंट है उतना ही हिंदी में, उतना ही साइंस में है, उतना ही मैथ्स में है और उतना ही सोशल साइंस में है। यहां तक तो क्लियर है। तो कह रहा है कि कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। भाषाओं का अध्ययन, देखिए यही क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन भाषाओं का अध्ययन करने का मतलब कितने स्टूडेंट जो है भाषा, डेट मीन्स इंग्लिश में और हिंदी में अध्ययन करते हैं। तो देखिए टोटल कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 और 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5x का वैल्यू आपका टोटल स्टूडेंट कितना संख्या दिया हुआ बाबू, टोटल आपका दिया हुआ है 120। तो 5x का वैल्यू हो गया 120, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/5। तो 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 आ गया। यानी सारे सब्जेक्ट में 24 स्टूडेंट था। क्लियर है। सारे सब्जेक्ट में कितना है, 24 स्टूडेंट है। तो कह रहा है कि भाषाओं में अध्ययन करने वालों की संख्या कितनी है, तो
भाषा में इंग्लिश आ गया और हिंदी आ गया, यानी 24 यहाँ पे और 24 यहाँ पे, 24 24 48 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब 2x का वैल्यू पूछ रहा है, 2 इंटू 24 डेट मीन्स 48। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आप इसको नोट कीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दूसरे विकर्ण का 65% है। समचतुर्भुज का दो विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण अगर 100 मान लेते हैं तो दूसरा विकर्ण कितना है, 100 का 65 यानी कि 65 होगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबे विकर्ण भुजा मान करके जो लंबा विकर्ण है यानी जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग खींचा गया तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमको एक चीज बताइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया और नीचे में क्या कर रहा है, वर्ग का एरिया, ठीक है, का अनुपात पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ये सब देखिए जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो इतना डिटेल में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम आप लोग को सिखाने के लिए इतना फॉर्मूला कर रहे हैं। ये सब चीज कैलकुलेशन जब एग्जाम में आप कीजिएगा तो ये सारा चीज माइंड में करना होता है। डायरेक्ट आप लिखिएगा कि 1/2 इंटू पहला विकर्ण अगर 100 है तो दूसरा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, 65 है। और ये तो हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद कह रहा है कि नीचे में वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एरिया आपको पता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा किसको मानेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबे विकर्ण को भुजा मान करके वर्ग खींचा गया है। जो लंबा विकर्ण था, जैसे ये समचतुर्भुज मान लीजिए कि है समचतुर्भुज, तो ये जो लंबा विकर्ण है यानी इसका लंबाई 100 है तो इसको भुजा मान करके एक वर्ग खींचा गया है। ये वर्ग है, मान लीजिए कि चारों भुजा इसका बराबर है तो इसका एरिया से डिवाइड करना है। तो 100 को भुजा माने हैं तो भुजा स्क्वायर 100 इंटू 100। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 100 से 100 काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 65/2 इंटू 100। 13 5 65, अगर 5 से कटाइएगा तो ये 13 और ये 20 25 100 तो 40। 13/40 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बाबू। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि रूट x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए रूट x का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112। तो रूट y का वैल्यू क्या होगा, रूट y का वैल्यू पूछ रहा है। x स्क्वायर यहाँ पे लिया है, अगर यार इसको एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, x बराबर 64 हो जाएगा। और फिर एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4096। एक बार देख लीजिएगा 64 इंटू 64 कितना होगा, 4096 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या, रूट y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4096 प्लस y इक्वल टू कितना होगा, 4112। क्लियर है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4112 माइनस कितना, 4096। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y का वैल्यू कितना, 16। तो रूट y का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 16। डेट मीन्स कितना बाबू, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा है कि सेक्स थीटा इजकल टू 5x और tan थीटा इजकल टू 5/x दिया हुआ है। तो tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। दो फॉर्मूला और बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। देखिए डायरेक्ट हम इसको बताते हैं, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है 10x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x इक्वल टू कितना 6x, और यहां पे दिया हुआ है 5/x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहां से x² निकालिएगा, x² तो क्या हो जाएगा, x बराबर sec/5 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा sec² थीटा और बटा में 25। क्लियर है। और यहां पे 1/x² का वैल्यू निकालिएगा, 5 को इधर नीचे रखिएगा, तो 1/x² इक्वल टू हो जाएगा क्या tan² थीटा बटा में 25। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे 10 x² की जगह पे आप रख दीजिए sec² थीटा बटा में 25, और 1 बटा में x² की जगह पे रख दीजिए tan² थीटा बटा में 25, tan² थीटा बटा में 25 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 10 बटा में 25, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, मैंने बताया sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 50 25, 2/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका का लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों की 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र, सिर्फ बॉयज की बात कर रहा है, तथा प्रतिशत, और विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये आपका विद्यालय ए में 35% आपको छात्र उत्तीर्ण है, बी में 32 है, सी में 24 है, और डी में 19 है, और ई में कितना है 14 है। क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र का परसेंट डिवाइड बाय विद्यालय सी के उत्तीर्ण विद्यालय छात्रों का प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए टोटल आपका बी में अनुपात जो पूछ रहा है, अभिष्ट अनुपात लिखिए यहाँ पे। अभिष्ट अनुपात जो होगा, टोटल आपका 32% स्टूडेंट है बी में जो उत्तीर्ण है, तो 32% में टोटल उत्तीर्ण यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों है। क्लियर है, तो सिर्फ बॉयज की बात कर रहा है। बी में उत्तीर्ण छात्र सिर्फ बॉयज लिखा हुआ का प्रतिशत, तो 32 में तो ये टोटल है, तो छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दिया हुआ, 3 बटा में 5 दिया हुआ है, यानी कि अगर 3 बॉयज है और टोटल कितना है 8 है, 3 और 5 कितना 8, तो ये सिर्फ बॉयज का प्रतिशत निकल गया। उसी तरह से सी में हम क्या करेंगे, सी विद्यालय में टोटल कितना प्रतिशत उत्तीर्ण है 24 है, तो 24 का हम सिर्फ बॉयज कितना है, देखिए बॉयज है 1 और टोटल कितना स्टूडेंट है 1 और 2 3, तो 1 बटा में 3 कर देंगे, ये कटेगा तो क्या होगा आपका 18 के 24 3 मर्त में कट जाएगा, 8 चौक 32 4 मर्त में, तो चरतियाँ 12 ऊपर में हो गया, और ये 8 मर्त में कट गया तो 8, फिर कटाएगा तो चरतियाँ 12 और 4 दूनी 8, 3:2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 16 का। आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये कह रहा है कि tan 15 और cot 15 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे और बार बार अभ्यास कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, tan 15 का वैल्यू कितना होता है और cot 15 का वैल्यू कितना होता है, और इसके बाद दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए हम निकालना बताते हैं कि आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, tan 15 का और cot 15 का। सबसे पहले तो ये जानिए कि tan 15 को आप कैसे लिखिएगा, tan 45 माइनस 30, और cot 15 को भी आप कैसे लिखिएगा, cot 45 माइनस 30। क्लियर है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a
माइनस tan a माइनस बी है, तो tan a फार्मूला होता है क्या, tan a माइनस tan b बटा में 1 माइनस, यहाँ प्लस होगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसी तरह से cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 और बटा में कितना होता है cot b माइनस cot a। अब इसमें क्या कीजिएगा, a और b का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका निकल जाएगा, मैंने बताया कि tan a माइनस बी था, तो tan अगर 45 को a मानते हैं और 30 को b मानते हैं तो tan a माइनस tan b बटा में a 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, और cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 और नीचे में क्या होता है cot b माइनस cot a। अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, a की जगह पे 45 पुट कीजिएगा, हम आप लोग को डिटेल में लिख देते हैं। ये 45 है और ये आपका है 30, उसी तरह से a आपका 45 है और ये है 30। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आप यहाँ 1 रखिएगा, और माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा में √3, क्लियर। और 1 प्लस tan a का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1 बटा में √3 प्लस cot 45 का भी वैल्यू होता है 1 और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा tan b, b की जगह पे आप रखिएगा 30, तो cot 30 का वैल्यू होता है √3 और cot a है तो a का वैल्यू 45 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो √3 तो नीचे में भी एलसीएम, यहाँ पे भी एलसीएम, ऊपर में भी, तो आपका कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 और एलसीएम लिए थे √3 और नीचे में भी √3 एलसीएम लीजिएगा तो √3 प्लस 1 और ये तो है, ये है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब देखिए इसको इधर हम करते हैं, √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर में बचा क्या √3 माइनस 1 और नीचे में बचा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हुआ √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। एलसीएम लीजिएगा, देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी यानी √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर। आप लोग ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग फास्ट कर सकते हैं। तो नीचे में देखिए a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर की जगह तो 3 और माइनस 1 की जगह तो 1 यानी कि 2 हो जाएगा नीचे में। और देखिए अगर √3 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला पे भी पुट कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी 2ab और इसका भी 2ab कट जाएगा, ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे 2 √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो 2 √3 का स्क्वायर की जगह तो 3 और 1 का स्क्वायर की जगह तो 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटा में 2। तो आपका आंसर कितना आ गया बाबू, इसका 3 1 4 2 4 आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 17 का बी 4 आंसर आया, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, चलिए अठारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है 1,20,000 में से एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त हुआ, यदि वह इसे 30% के लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, अगर सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, ठीक है, तो कह रहा है कि डेविड को 20% का लाभ होता है। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है और 20% लाभ दिया हुआ है तो आप सीपी कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और बटा में 100 प्लस 20 करेंगे यानी 120, ये आपका हो गया सीपी। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसको 30% का लाभ चाहिए तो 30% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 30 यानी 130 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा
1,30,000, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब हो गए। अगर 18 अंडे खरीद रहा है कोई आदमी, तो उसमें से 3 अंडा जो है वो खराब हो जा रहा है। तो 3 अंडा जब खराब हो जा रहा है तो कितना अंडा अच्छा बच रहा है बाबू? 15 अंडा। तो कह रहा है कि यदि वो 690 अंडे खरीदता है तो उसमें से कितने अंडे अच्छे होंगे। तो अब हमको बताइए कि 18 अंडा में अच्छा अंडा कितना है? 15 है। अगर 18 अंडा खरीद रहा है तो उसमें से 15 अच्छा अंडा निकल रहा है। अगर एक अंडा खरीदता है तो कितना अच्छा निकलता? 15/18। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना खरीद रहा है? 690 खरीद रहा है। तो 690 में कितना अच्छा निकलेगा? 15/18 इंटू 690। अब इसको कर लीजिए आप लोग, काट कूट कीजिए। तो 5×3 = 3 से अगर कटाइएगा तो ये यहाँ पे आएगा 5×3 = 18, फिर 3 से कटाइएगा तो 3 दूनी 6 और ये होगा 2। ठीक है, इसको काटिए 1 1 5। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा कितना? 50 25 575 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले 400 और 500 के बीच में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 400 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसको से 8 से 12 से और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? 8 का, 12 का, और क्या दिया बाबू? 8 का, 12 का और 16 का। तो आप कहोगे कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 48। अब 48 से कितना 48 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 400 और 500 के बीच में आए। आप देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 हो जा रहा है। ठीक है, हम 9 से करके देखते हैं। तो 9 8 72 7 36 37 38 39 40 41 42 43। ठीक है, 432। ठीक है, तो 400 जो 32 है, 432 जो है बाबू, ठीक है, 432 जो है इसका एलसीएम आया था 48। ठीक है, तो 432 जो है ये 400 और 500 के बीच में ये संख्या है। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन 432 नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 432 में हम 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 437 हो गया। तो एक संख्या तो 437 हो गया, ये तो फिक्स है जो 400 और 500 के बीच में है। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ एक संख्या नहीं लेगा, टोटल संख्या को लेना है जो 400 और 500 के बीच में है, और उसका सम पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो दूसरा संख्या लेते हैं। मान लो कि 437 है, इसमें एक बार फिर से हम 48 जोड़ते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 1 15, हाथ में लगा 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, 485 एक संख्या हो गया 437 और दूसरी संख्या हो गया कितनी? 485 है। यही दो संख्या है जो 400 और 500 के बीच में आएगी। तो दोनों का सम पूछ रहा है, तो दोनों का सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 922। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास जो है एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।